हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 जो है जिसमें आज हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स एंड फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जो है हम 74 या 73 जो है पंचायती राज के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक जो है प्रकाश डालेंगे। लेकिन दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है शहरी स्थानीय सरकार। देखिए, शहरी स्थानीय सरकार काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि आप लोग भी शहर में कई क्षेत्रों में निवास करते हो, तो वहाँ के बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। जब विजय पंचायती राज व्यवस्था के विषय विभिन्न पक्षों की सराहना करने की कोशिश कर रहा था, तब अध्यापक ने उसे पूछा कि क्या उसने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय शासन की संस्थाओं के बारे में सुना है। तो जहाँ पर वह तथा उसकी परिवार गांव से स्थानांतरित होकर गया है, तो विजय भी यह जानना चाहता था कि क्या ऐसा संस्था शहरी क्षेत्र में भी है। तो अध्यापक ने कहा, हाँ, ये शहरी क्षेत्र में भी है। जिस तरह पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में है, उसी तरह स्थानीय शासन की शहरी संस्था भी है। शहरी संस्थाएं निकाय 3 प्रकार की होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। पहला निकाय में तो आता कि बड़े शहरों के लिए नगर निगम, दूसरा होता है छोटे आबादी वाले शहरों के लिए नगर परिषद, और तीसरा जो होता है संक्रमित क्षेत्र शहरी अर्ध क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। परंतु पंचायती राज्य संस्था तथा शहरी स्थानीय निकाय में महत्वपूर्ण अंतर है, और ये है कि यहाँ पंचायती राज्य संरचना एक दूसरे से बारीकों से जुड़ी हुई है, वही शहरी स्थानीय निकाय एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। एक राज्य में तीनों शहरी संस्थाएं निकाय हो सकती है, यानी एक राज्य में तीनों शहरी स्थानीय निकाय हो सकती है, और एक बड़े शहर में नगर निगम, एक छोटे शहर में नगर परिषद तथा एक छोटे कस्बों में नगर पंचायत, परंतु यह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1688 ईस्वी में प्रथम बार शहरी स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया, जब मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, नगर निगम की स्थापना की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी और किस समय दौरान की गई थी। अगर देखा जाए तो भारत में नगर निगम का जो व्यवस्था की गई थी 1688 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, और सबसे पहले ये मद्रास में, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, की गई थी। ये कई बार यूपीएससी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में इसी तरह के निकाय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई में भी की गई थी। उस समय उन संस्थाओं का कार्य सशक्त और मामले में सहायता करना था और महामारियों की रोकथाम के लिए कार्य करना था, यानी उस समय इनके कार्य जो थे बहुत ही सीमित थे। इन स्थानीय निकायों के जलापूर्ति और जन निकासी के प्रबंधन जैसे कार्य भी उस समय सम्मिलित थी, परंतु इन संस्थाओं के जो है पर्याप्त वित्तीय तथा अधिक अधिकारित शक्ति नहीं दी गई थी, यानी उस समय ये सब सारी शक्तियाँ नहीं दी गई थी। शुरुआत में इनके अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते थे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी स्थानीय प्रशासन में इसके महत्व तथा आवश्यकताओं को महसूस किया तथा उन्होंने देश के नियोजित विकास से जोर दिया।
परंतु धन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये जानते आप भी और मैं भी, जो इन संस्थाओं के पास नहीं था। यानी इनके पास धन की पूरी ही अभाव था, परंतु फिर भी यह व्यवस्था प्रशासन की प्रभावी उपकरण साबित हुए और ब्रिटिश शासन के दौरान इन शहरी स्थानीय संस्थाओं में बहुत से परिवर्तन किए गए। धीरे धीरे कुछ जो है रचनात्मक सुधार भी किए गए। स्थानीय निकायों की शक्ति को बढ़ावा भी दिया गया तथा उन्हें कुछ धन भी उपलब्ध कराया गया। स्वतंत्रता के बाद 4 प्रकार के जो है शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे थे। एक तो थे नगर निगम, दूसरा था नगर पालिका, तीसरा था टाउन एरिया समिति और चौथा जो था अनुसूचित क्षेत्र समिति यानी अभूसूचित क्षेत्र समिति थे। जो ये 4 काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय व्यवस्था में बड़े ही परिवर्तन आए और वर्तमान में 3 तरह के शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बड़े शहरों के लिए नगर निगम का व्यवस्था किया गया है, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद की व्यवस्था किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के रूप में संक्रमणशील हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे जो हमारे समक्ष है 74वें संविधान संशोधन 1982 में की गई थी, तो वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं उसके विषय में, जानें कि 74वें आर्टिकल में कौन बातों का जो है प्रावधान किया और किस बातों पर प्रकाश डाली गई है। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में की गई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकाय की संरचना कार्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसीलिए ये जो है 74 आर्टिकल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम जो है नगर निगम या कोई भी हो उनको बहुत ही कम शक्तियाँ दिया गया। लेकिन जब 74वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ ध्यान दी गई। पहली बात तो यही थी कि भारत के प्रत्येक राज्य में शहरी स्थानीय निकाय का गठन यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की होगी। तो ये 74वें आर्टिकल में दी गई थी। नागरिक मालिकों में ज़मीन स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका के जो है प्रदेशित क्षेत्र में वार्ड समिति की गठन भी की जाएगी। इसका भी प्रावधान 74वें आर्टिकल में की गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का प्रावधान भी 74वें आर्टिकल में ही रखी गई। अधिक से अधिक 6 माह के लिए नगर पालिका सरकारों को अतिक्रमण का प्रावधान करना इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात था आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए नगर पालिका सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व किया जाना भी सुनिश्चित किया गया था। राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाकर जो है नगर पालिकाओं और वार्ड समिति को शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ सहित कार्यात्मक जो है उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात प्रत्येक 5 साल पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करता है तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने जाने की आवश्यकता के लिए सिफारिश भी देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर बात करें आगे तो विकास योजनाओं की तैयारी तथा समेकन के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति तथा महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय योजना समिति गठन करना, ये भी उसके प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित था। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नगर निगम। देखिए नगर निगम है तो इसके बारे में हम संरचना के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जानेंगे, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। बात करें अगर नगर निगम की तो कहते हैं राज्य विधायक द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई है और नगर निगमों के जो है पार्षद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो पार्षद होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये पार्षदों में से ही प्रति वर्ष किसी एक को जो है मेयर चुना जाता है। यानी जो पार्टी की विजय होती है, सबसे अधिक सीट होती है, उन पार्षदों में से सिर्फ एक व्यक्ति को जो है मेयर चुना जाता है और मेयर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। और कहते हैं 70वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित भी की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों में उन समुदाय की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। नगर निगम के विघटन होने पर 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं।
नगर निगम आयुक्त का पद भी सुयोजित किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में जैसे कि दिल्ली आदि में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अब आप देख सकते हो कि नगर निगम की बिल्डिंग जो होता है शहरों में बड़े बड़े होते हैं और बड़े ही हाईफाई होते हैं। जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो कि नगर निगम की जो बिल्डिंग है, कार लगे हुए हैं, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर हर चीज़ों के जो है बनाया जाता है, समझाया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नगर निगम के कार्य। देखिए, नगर निगम के कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कार्य तो यही हो जाता है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बहुत ज़रूरी है। शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पतालों तथा औषधालयों का जो है रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना, संचालन और जो है मिलावटी वस्तु की जांच आदि कार्य भी उत्तरदायित्व जो है नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है बिजली और जलपूर्ति, सड़कों और गलियों में रोशनी की व्यवस्था, रखरखाव, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा जलापूर्ति की सुविधा, पानी की टैंकर का रखरखाव आदि नगर निगम के कार्य के अंतर्गत ही आता है। अगर हम आगे बात करें तो शिक्षा के ऊपर, तो कहते हैं प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं आदि नगर निगम के कार्य के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सार्वजनिक कार्य, जैसे सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों, रेस्टोरेंट तथा होटल आदि का निर्माण के नियम बनाना इन्हीं के अंतर्गत आता है। और अतिक्रमण हटाना और खतरनाक भवनों को तोड़फोड़ कर हटाना सब नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। तो ये सार्वजनिक कार्य भी नगर निगम करती है। उसके पश्चात विविध कार्य यानी जन्म और मृत्यु दर का रिकॉर्ड भी नगर निगम के अधिकारी ही रखते हैं। शमशान भूमि, कब्रिस्तान, रैन बसेरे के लिए भी प्रावधान तथा रख रखाव जो है नगर निगम के द्वारा ही किया जाता है। स्कूल तथा टैक्सी स्टैंड तथा सार्वजनिक सुविधाओं का व्यवस्था करना नगर निगम के कार्यों में प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विवेकाधीन कार्य। विवेकाधीन कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मनोरंजन के अंतर्गत कहते हैं पार्कों, सभा भागारों आदि का प्रबंधन जो है नगर निगम के अंतर्गत ही किया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक यानी संगीत, नाटक, चित्रकला तथा अन्य कलाओं का आयोजन और पुस्तकालय तथा संग्रहों जैसी सब गतिविधियों का देखना भी जो है नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है खेलों संबंधी गतिविधियाँ, यानी खेलों संबंधी गतिविधियाँ भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। विभिन्न खेलों के लिए खेल मैदानों का प्रबंधन तथा खेल प्रतियोगिता तथा टूर्नामेंट आदि का व्यवस्था करना भी नगर निगम का ही कार्य प्रणाली के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात कार्यकारिणी सेवाओं की बात करें तो देखा जाए तो सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना और परिवार कल्याण योजना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करना सारे के सारे नगर निगम के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मेयर के प्रमुख कार्य। देखिए, मेयर के भी कुछ प्रमुख कार्य होते हैं और आपको पता ही होगा मेयर जो होता है जिस पार्टी के सदस्य अधिक वोट जीतता है उसी में से किसी एक को मेयर चुना जाता है। तो मेयर नगर निगम के प्रमुख रूप में चुना जाता है, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं। निगम की बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक में शिष्टता और अनुशासन बनाए रखना भी मेयर का ही कार्य होता है। पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी पार्षद और जो है ये राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, जो कि मेयर करता है। शहर में आए विदेशी जो है गणमान्य व्यक्तियों की जो है अनुगाई भी करना मेयर के ही कार्य के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे बात करें नगर निगम के आय के स्रोत, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं नगर निगम के आय का स्रोत भी महत्वपूर्ण ही रहता है। पंचायती राज की तरह अपने क्षेत्र की कार्यकारिणी गतिविधियां तथा विकास के लिए नगर निगम व्यवस्था को भी धन की आवश्यकता होती ही है। नगर निगम अधिनियम में आयों के स्रोतों का प्रावधान किया गया है और आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले यही होता है करों से प्राप्त आय। नगर निगम विभिन्न पदों पर कर लगाता है, यानी देखा जाए तो नगर निगम विभिन्न मदों पर कर लगाता है, जैसे हाउस टैक्स, मनोरंजन कर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर कर, पंजीकरण शुल्क, इमारतों की निर्माण योजनाओं पर कर आदि सभी जो है नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। अन्य शुल्क तथा अभिभार जो है इसके अंतर्गत जलापूर्ति शुल्क, बिजली शुल्क और जो है सीवर शुल्क, दुकानदारों से लाइसेंस फीस तथा टैक्स
जो है टोल टैक्स और चुंगी शुल्क आदि जो है नगर निगम के आय के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात है अनुदान। देखिए, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा विकास से संबंधित अनेक योजनाओं तथा विकास कार्यक्रम के लिए अनुदान उपलब्ध कराना भी नगर निगम के आय के स्रोत के रूप में आता है। अगर हम आगे बात करें किराए से प्राप्त आय, तो कहते हैं नगर निगम अपनी संपत्ति जैसे दुकान, खोखे, समुदाय केंद्र तथा जो है बारात घर तथा मेलों और शादियों एवं अन्य प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्थल आदियों को भी किराए पर देता है और उनसे किराया प्राप्त करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने कम्युनिटी सेंटर का नाम शहरों में सुना होगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण उसका आय का स्रोत होता है। उसके पश्चात आता है नगर परिषद। देखिए, नगर परिषद भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आया है टॉपिक। अगर हम रचना की बात करें तो कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद होती हैं, जो स्थानीय शहर और उसकी समस्याओं तथा विकासात्मक कार्यों को देखती है। 75वें संविधान संशोधन के उपरांत प्रत्येक शहरों के लिए नगर पालिकाओं की रचना करना आवश्यक होता है। प्रत्येक नगर परिषद के लिए पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जो नगर निगम चुनाव और नगर परिषद चुनाव के नाम से जाना जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाने वाले व्यक्तियों को ही जो है पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। यदि किसी कारण से नगर परिषद का अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले ही विघटन हो जाता है, तो उस तारीख में 6 मास के अंतर्गत पुनः चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है। चुने हुए सदस्य अपने में से ही किसी एक को नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, और अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक चुने हुए सदस्यों के बहुमत का विश्वास मत उसके पास प्राप्त होता है। और प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वह दिन प्रतिदिन के कार्य तथा प्रशासनिक कार्य को देखता है। कहते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, कर अध्यक्ष और सिविल इंजीनियर आदि अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी इस क्षेत्र में होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नगर परिषद के कार्य। देखिए, नगर परिषद के भी कुछ कार्य हैं जो कि यहाँ पर आपके समक्ष दर्शाया गया है। सबसे पहला तो यही है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहर की सफाई का प्रबंधन, कूड़े करकट का निपटारण, अस्वास्थ्यकर तथा जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक तथा औषधालय तथा अस्पतालों का रखरखाव करना नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। और बिजली तथा जलपूर्ति, कहते हैं बिजली तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा तालाब एवं पानी के टैंकरों का रखरखाव करना नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। इवन की जो शिक्षा का स्तर होता है, प्राथमिक स्कूल तथा शिक्षण केंद्रों का संचालन तथा रखरखाव भी नगर परिषद के अंतर्गत ही कार्य आता है। अगर बात आए करें जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी, तो नगर परिषद ही रखती है। शहर कस्बों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड रखना तथा इसके लिए जो है प्रमाण पत्र जारी करना नगर परिषद का कार्य का प्रमुख रहता है। उसके पश्चात आता है सार्वजनिक कार्य। कहते हैं गलियों का पक्का बनाना, नगर पालिका सड़कों का मरम्मत तथा रखरखाव करना, बारात घर, सामुदायिक भवन, बाजारों, सार्वजनिक सुविधाएं केंद्र आदि का निर्माण रखरखाव करना नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है आय के स्रोत। देखिए, धन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानते हो और हर एक व्यक्ति जानता है। नगर परिषद के पास आय के विभिन्न स्रोत हैं और इन स्रोतों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले कर आता है, जो कि संपत्ति, वाहन, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि पर कर से प्राप्त आय होता है। दूसरा होता है किराया तथा शुल्क अधिभार, कहते हैं जल आपूर्ति शुल्क, सीवर और व्यवस्था शुल्क और लाइसेंस फीस, समुदाय भवनें और बारात घरों तथा दुकान आदि का किराया जो है इसी के अंतर्गत आता है, यानी इसके आय के स्रोत के अनुरूप देखा जा सकता है। उसके बाद अनुदान भी दी जाती है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान भी इसके आय का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद जुर्माने भी इसके अंतर्गत आता है। कर न देने वाले, कानून तोड़ने वाले तथा कानून का अतिक्रमण करने वालों पर जो किए गए जुर्माने से प्राप्त आय भी जो इसका मुख्य आय के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष नगर पंचायतें। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं 30,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी केंद्र में नगर पंचायत होती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो कहते हैं पूर्व टाउन एरिया जो है समिति, जो कि 5,000 से 20,000 तक की कुल जनसंख्या वाले शहरी केंद्र हैं, कहते हैं नगर पंचायतों के रूप में नामांकित की गई है। इनमें एक अध्यक्ष तथा जो है 12 सदस्य होते हैं
और इसमें कम से कम 10 चुने हुए वार्ड के सदस्य तथा 3 नामित सदस्य होते हैं। अन्य नगर निकायों की तरह नगर पंचायत भी निम्न के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। सफाई तथा कूड़ा करकट का निपटारण करने के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की जगह तथा जन सुविधाएं आदि का रखरखाव करना इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक अग्निशमन सेवाओं की स्थापना रखरखाव भी इसी के अंतर्गत आता है और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी इसी के द्वारा करवाई जाती है। इसके आय के जो है स्रोत निम्न है, जैसे गृह कर, जल कर, टोल कर, लाइसेंस फी तथा इमारत निर्माण योजनाओं पर फीस, बारात घर यानी वही कम्युनिटी सेंटर तथा अन्य संपत्ति से प्राप्त किराया तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तो ये सारे कुछ जो है सेम ही सबके हैं, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिला है। देखा हमने यहाँ पर जो पढ़े वो सब एक जैसा ही है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का दिल से हेल्प करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि तिरपान सेंटर आपको पता ही है कि 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, ठीक है, और ये समय समय पे आपके लिए हर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दर्शाई जाती है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप तिरपान सेंटर बने रहना चाहते हो तो इसको जो है जो सब्सक्राइब का बटन रेड दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।